नमस्कार। आज हम एक ऐसे वैश्विक संकट पर बात करने वाले हैं जो दुनिया की आर्थिक नब्ज को, समझ लीजिए, एक झटके में रोक सकता है। ये एक हाई स्टेक्स ब्रीफिंग है, एक ऐसे संघर्ष की जिसने दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन पर ताला लगा दिया है। जरा सोचिए कि एक लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पूरी दुनिया के लिए एनर्जी की एक लाइफलाइन है, वो बंद हो गया है। ये सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुनामी की तरह है। तो इसका अंजाम क्या होगा? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हर रोज, मैं कह रहा हूं हर रोज, इस पतले से समुद्री रास्ते से 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है। और अब ये लाइफलाइन पूरी तरह से थम गई है। कह सकते हैं कि दुनिया का तेल का नल सच में बंद हो चुका है। तो इसका सीधा आर्थिक असर क्या होगा? देखिए, एनालिस्ट्स का मानना है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी गाड़ी का पेट्रोल और घर की गैस के बिल दोनों आसमान छूने वाले हैं। यूरोप में तो गैस की कीमतें पहले ही 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये संकट सिर्फ किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने कच्चे तेल का लगभग 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही इंपोर्ट करती हैं, जो अब पूरी तरह से रुकने की कगार पर है। ये दिखाता है कि हम सब इस एक सप्लाई चेन पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिचुएशन इतनी बिगड़कर एक खतरनाक आर्थिक संकट में कैसे बदल गई? इसका जवाब छिपा है मिलिट्री की कुछ बहुत बड़ी गलत फहमियों में। चलिए इस भूल भुलैया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि ये लड़ाई बहुत जल्दी और निर्णायक रूप से खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत में एक लंबे, थका देने वाले युद्ध में बदल गया है। एक ऐसी लड़ाई जहां दोनों तरफ से बस नुकसान हो रहा है, जब तक कि कोई एक पूरी तरह से थक कर बैठ ना जाए, और ये किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। अब असली मिलिट्री प्रॉब्लम समझिए। ये लागत और संख्या का एक बहुत ही खतरनाक खेल है। एक तरफ है डिफेंसिव मिसाइलें जो बहुत ही ज्यादा महंगी और गिनती की हैं, और दूसरी तरफ है ईरान की सस्ती हमलावर मिसाइलें जिनका उनके पास विशाल भंडार है। ब्लूमबर्ग का तो अनुमान है कि यूएई के इंटरसेप्टर 1 हफ्ते में और कतर के सिर्फ 4 दिनों में खत्म हो सकते हैं, जबकि ईरान महीनों तक हमले करना जारी रख सकता है। अच्छा, चलिए मिलिट्री की हकीकत से हटकर अब इस युद्ध के मकसद को लेकर जो राजनीतिक कंफ्यूजन बना हुआ है उस पर आते हैं। मतलब इस युद्ध को लड़ने की वजह लगभग हर रोज बदल रही है। पहले दिन कहा गया कि मकसद न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, दूसरे दिन ये सत्ता बदलना बन गया, फिर मिसाइल क्षमता को कम करना, और उसके बाद पड़ोसियों पर हमले रोकना। और अब एक बिल्कुल ही नया कारण सामने आया है कि ये तो इजराइल के हमले को रोकने के लिए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। एक साफ रणनीति की इसी कमी की वजह से अमेरिका के अंदर ही एक जबरदस्त पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिल रहा है, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन के अपने कट्टर समर्थकों की तरफ से भी। पूर्व कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन, जो पहले ट्रंप की बहुत बड़ी समर्थक थीं, उन्होंने स्थिति को शर्मनाक तक कह दिया है। अब इस लड़ाई को और भी ज्यादा उलझा देती हैं कुछ ऐसी ताकतें जो शायद पर्दे के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल कर रही हैं। सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। शुरुआत में तो इसका इल्जाम ईरान पर लगा दिया गया था, लेकिन अब यह धीरे धीरे साफ हो रहा है कि शायद ईरान इसके लिए जिम्मेदार था ही नहीं। तो असली सवाल यह है, अगर ईरान नहीं तो फिर कौन? अब एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि शायद इजराइल ने यह हमला करवाया था ताकि सऊदी अरब इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे ये क्षेत्रीय संकट और भी ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये सच निकलता है तो समझिए कि पूरा खेल ही बदल जाएगा। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि यह संघर्ष एक ऐसे डिप्लोमैटिक डेड एंड पर कैसे पहुंच गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहां एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उलझन है। ईरान का सेंट्रल लीडरशिप अब खत्म हो चुका है और मिलिट्री यूनिट्स अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद माना है कि मिलिट्री यूनिट्स अब उनके कंट्रोल से बाहर हैं। तो ऐसी हालत में युद्ध विराम के लिए बात करें तो किससे करें? और यही बात इस सिचुएशन को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। एक तबाह और अपमानित ईरान आखिर बातचीत करेगा ही क्यों? जब तक वो मिसाइलें दाग सकता है और दूसरों को अपने साथ डुबो सकता है, उसके पास रुकने की कोई वजह ही नहीं है। कहते हैं ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये जियोपॉलिटिकल लड़ाई सिर्फ नक्शों पर नहीं लड़ी जा रही है, इसकी कीमत पूरी दुनिया अपनी जेब से चुका रही है। तो जब गोलियां चलनी बंद हो जाएंगी तो इसकी असली कीमत कौन चुकाएगा?